हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मिर्जा दिलशाद बेग एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद मिर्जा सर। आज की वीडियो लेक्चर सीरीज में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है कंजंक्शंस, यूसेज, स्ट्रक्चर्स विद एग्जांपल्स। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम जिन 10 कंजंक्शंस को आपके लिए लेकर आए हैं वो कोरिलेटिव कंजंक्शंस के एग्जांपल्स हैं। इन कोरिलेटिव कंजंक्शंस को हमने पहले भी पढ़ रखा है अपनी वीडियो में, लेकिन आज हम उनके एग्जाम्पल के साथ में सीखेंगे। आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियल है। वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आप वीडियो की किसी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मिस ना करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सीरीज में सबसे पहले हमने लिया है एज सून एज को। एज सून एज का मतलब है जैसे ही। ऐसा हम हिंदी में कई सेंटेंसेस बोलते हैं कि जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी छूट गई, जैसे ही मैंने उसे आवाज दी उसने पीछे मुड़कर देख लिया। ऐसे सेंटेंसेस को हम एज सून एज से बनाते हैं। स्ट्रक्चर हमारा बोर्ड पर लिखा हुआ है एज सून एज, और उसके बाद में सब्जेक्ट फर्स्ट एक्शन और फिर कॉमा सब्जेक्ट सेकंड एक्शन। इसका मतलब समझ लीजिएगा कि जब भी हम एज सून एज का यूज करते हैं तो इसके साथ में किसी भी दूसरे वर्ड का यूज नहीं होता है। दूसरे वर्ड के स्थान पर हम इस कॉमा का यूज करते हैं। बाकी सब्जेक्ट के साथ में फर्स्ट एक्शन और सब्जेक्ट के साथ में सेकंड एक्शन बना रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूं, जैसे ही घंटी बजी विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षाओं से भागने लगे। As soon as the bell rang, the students rushed out of their classes. जैसे ही मैंने उसे आवाज दी उसने मुझे पलट कर देखा। As soon as I called him, she turned at me. जैसे ही लड़की ने उसे चाटा मारा वह रोने लगा। As soon as she slapped him, he started crying. अब देखिए, मैंने तीनों ही सेंटेंसेस को एज सून एज के साथ बनाया और तीनों ही सेंटेंसेस में जो मैंने एक्शन वर्ब ली है वो पास्ट में ली है। आप इसे प्रेजेंट में भी बना सकते हैं। बस फर्क इतना होगा कि ये किसी हैबिट को शो करने लगेगा, जैसा कि रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो किसी हैबिट को शो करता है। नो सूनर के साथ में डू का भी यूज होता है। नो सूनर डू, नो सूनर डज और नो सूनर डिड, इन तीनों का यूज होता है। और उसके बाद में भी इसमें सब्जेक्ट फर्स्ट एक्शन और फिर देन लगाकर सब्जेक्ट के साथ में सेकंड एक्शन। कहने का मतलब यह है कि नो सूनर को भी प्रेजेंट और पास्ट दोनों तरह से यूज किया जाता है, डू डज या डिड लगा के। और साथ में इसका जो वर्ड होता है, जो कोरिलेटिव वर्ड होता है, वो होता है देन। अक्सर आप देखिएगा कि नो सूनर के साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें कंफ्यूज करने के लिए कोई दूसरा वर्ड लगा के दिया जाता है, जैसे व्हेन लगा दिया जाएगा या फिर कॉमा लगा दिया जाएगा। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ही हमें उस रूल्स को फॉलो करते हुए यूज करना होता है। नो सूनर के साथ में यू हैव टू यूज देन, नॉट कॉमा, नॉट व्हेन और नॉट देन। देन भी नहीं लगा सकते। THAN देन लगता है, THEN देन नहीं लगता है। तो देखिए, इसको अगर हमें बनाना हो, और हाँ, दूसरी खास बात यह भी जानना है कि एज सून एज का ये नेगेटिव होता है। इसको इस तरीके से यूज करते हैं कि नो सूनर डू दे रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग, यानी वो स्टेशन पर पहुंच भी नहीं पाते हैं कि ट्रेन चलने लगती है। इसी तरीके से डज से बन सकता है, सब्जेक्ट खाली चेंज हो जाएगा। नो सूनर डज द टीचर एंटर्स द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टॉप टॉकिंग, यानी टीचर कक्षा में घुस भी ना पाई थी कि बच्चों ने बात करना बंद कर दी। इसको डिड से बना सकते थे। नो सूनर डिड शी कम टू मी हर पेरेंट्स कॉल्ड मी, कि वो मेरे पास आ भी ना पाई थी कि उसके माता पिता की कॉल आ गई। इस तरीके से हम डू, डज और डिड तीनों का यूज करते हुए इसको बना सकते हैं। अगला देखिएगा, इसमें खास बात ये याद रखनी है आपको कि इसके साथ में देन का यूज होता है। थर्ड देखिएगा, हार्डली, स्कैर्सली, ये दोनों नेगेटिव वर्ड हैं, इसमें निगेशन का भाव आता है और इसके साथ में हमेशा हैड का ही यूज होता है। और सब्जेक्ट फर्स्ट एक्शन, फिर यहां पे कंजंक्शन के स्थान पे व्हेन का यूज होता है और फिर हमें सब्जेक्ट और सेकंड एक्शन का यूज करना पड़ता है। हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, मुश्किल से वो कमरे में घुसा ही था कि मैंने उसे पहचान लिया। तो इस तरीके से यूज होता है हार्डली और स्कैर्सली के साथ में। याद रखने वाली बात यह है कि व्हेन का यूज करना इंपॉर्टेंट है, व्हेन जरूर यूज होता है। व्हेन के अलावा आप यहाँ पे अगर कोई भी दूसरा कंजंक्शन यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन व्हेन के ही साथ रहता है, ठीक वैसे ही जैसे नो सूनर के साथ में देन का रहता है। फिर देखिए, फोर्थ वाला है
जिसमें हम कोरिलेटिव कंजंक्शन नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करने जा रहे हैं, और इसको दो तरह से यूज कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने दो तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि जिसमें एक ही व्यक्ति के दो गुणों की बात करेंगे हम। पर्सन एक है लेकिन उसमें क्वालिटीज दो हैं, तो जब दो गुणों की बात करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। और जब हम दो अलग अलग व्यक्तियों की एक कॉमन क्वालिटी की बात करेंगे तब हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। स्ट्रक्चर बनाने से आपको हेल्प मिल जाएगी इसको समझने में और सेंटेंस को बनाने में, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट ओनली का यूज होगा, फिर या तो उसकी फर्स्ट क्वालिटी या फिर फर्स्ट एक्शन, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। और फिर साथ में बट ऑल्सो के साथ में फिर क्वालिटी या एक्शन, जो सेकंड क्वालिटी या एक्शन होगा उसकी बात करेंगे। इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा, जब एक ही व्यक्ति के अंदर दो क्वालिटीज हैं, दो गुण हैं, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ही इज नॉट ओनली गुड लुकिंग बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। वो सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं है बल्कि बुद्धिमान भी है, होशियार भी है। इस सेंटेंस को कुछ ऐसे बनाते हैं। और एक सेंटेंस देख लीजिए इसी में कि शी इज नॉट ओनली बोल्ड बट ऑल्सो ब्यूटिफुल। वो सिर्फ बहादुर ही नहीं है बल्कि सुंदर भी है। आई एम नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ काउंसलर। मैं सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं हूं बल्कि एक सलाहकार भी हूं। तो इस तरीके से आपने सेंटेंस बनाना देख लिया। अब देखिए दो अलग अलग व्यक्ति हैं कि जिनमें क्वालिटी जो है वो कॉमन है दो व्यक्तियों में। नॉट ओनली हरीश बट ऑल्सो सुरेश इज अ बिजनेसमैन। केवल सुरेश ही नहीं बल्कि हरीश भी एक व्यापारी है। अब यहां पे देखिए दो पर्सन है, सुरेश और हरीश, और दोनों का गुण एक ही है कि दोनों बिजनेसमैन है, दोनों ही बिजनेस रन करते हैं। तो उसको हमने नॉट ओनली से स्टार्ट किया। स्ट्रक्चर बहुत इजी है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं आएगी। नॉट ओनली के साथ में पहला सब्जेक्ट लगा दिया सुरेश, बट ऑल्सो के साथ में दूसरा सब्जेक्ट लगा दिया हरीश। फिर हमने इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर की ली है। सिंगुलर की इसलिए ली है क्योंकि कोरिलेटिव कंजंक्शंस में रूल ये होता है कि जो पास वाला कंजंक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। अगर बट ऑल्सो के बाद में सब्जेक्ट ये सिंगुलर होता तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर की आती, अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल की आती। और ये नियम सब में, जितने भी मैंने 10 स्ट्रक्चर लिखाए हैं, सब में आपको यूज करना है। इस तरीके से ये यूज हो जाती है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो माई ब्रदर हैज अ क्विट कार। सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि मेरे भाई के पास भी क्विट कार है। तो दोनों के पास एक ही क्वालिटी कह लीजिए, या यहां पे मैंने हालांकि नाउन का यूज किया है तो वो क्वालिटी के अलावा नाउन भी हो सकता है, किसी एडजेक्टिव के अलावा नाउन का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा नंबर 5, ऑल्दो येट। ये भी पेयरिंग बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है। ऑल्दो के साथ में दो का भी यूज हो जाता है, ऑल्दो या दो का किसी का यूज हो जाता है, और साथ में येट लगता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में ये इनका यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई दो बातों में, दो क्लॉजेस में विरोध होता है। इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, ऑल्दो शी इज पुअर येट शी इज ऑनेस्ट। यद्यपि वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जो गरीब होता है उससे ईमानदारी की उम्मीद कम होती है, लेकिन गरीब होने के बावजूद अगर कोई ईमानदार है तो हम वहां पर इन सेंटेंसेस में कंट्रास्ट देख रहे हैं, जिसकी वजह से ऑल्दो और येट का यूज किया जा रहा है। एक खास बात इसमें याद ये रखिएगा कि कभी भी येट के स्थान पर बट का यूज नहीं करते हैं। ऑल्दो या दो के साथ में हमेशा येट ही आता है। इसमें कॉमा का यूज कर सकते हैं, लेकिन येट के अलावा कॉमा का तो यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी और वर्ड का जैसे कि बट है उसका यूज हम इसमें नहीं कर सकते हैं। एक सेंटेंस और देख लीजिए, ऑल्दो ही डज नॉट अर्न मनी येट ही हेल्प्स द पुअर। यद्यपि वो पैसे नहीं कमाता है फिर भी गरीबों की मदद करता है। अब जो पैसे नहीं कमाता उससे उम्मीद नहीं की जाती कि वो गरीबों की मदद कर सकता है, लेकिन यहां पर कर रहा है। देखिए नेक्स्ट, सिंस के साथ में कोई रीजन या कॉज होता है, फिर सब्जेक्ट आता है, और फिर उसके बाद में कोई उसका इफेक्ट या रिजल्ट आता है। कि इसको ऐसे बना सकते हैं आप, चूंकि वो मेरा दोस्त है इसलिए मैं उसकी मदद करता हूं। इस तरह के सेंटेंस होते हैं। तो इसको ऐसे बनाते हैं, सिंस ही इज माई फ्रेंड आई हेल्प हिम। तो ही इज माई फ्रेंड वो रीजन है जो हम सिंस के साथ में लगा रहे हैं कि क्यों मैं उसकी मदद करता हूं, चूंकि वो मेरा दोस्त है। सिंस ही इज माई फ्रेंड आई हेल्प हिम, इसलिए मैं उसकी मदद करता हूं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंस के साथ बनाते हैं इस स्ट्रक्चर के साथ में। एक एग्जांपल और देख लीजिए, सिंस यू आर ऑनेस्ट आई रिस्पेक्ट यू। चूंकि तुम ईमानदार हो इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, तुम्हारा सम्मान करता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, 7th में एज वेल एज का यूज हुआ है। और एज वेल एज का यूज मैंने कैसे बताया है कि सब्जेक्ट 1 एज वेल एज सब्जेक्ट 2, फिर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब,
और साथ में आ गया क्वालिटी अथवा एक्शन। तो जब हम एज वेल एज का यूज करते हैं तो खास बात हमें याद रखने वाली ये है यहाँ पर कि जो यहाँ पे वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आती है, ना कि सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग। ये ध्यान रखना है क्योंकि हमने इधर कोरिलेटिव कंजंक्शंस में पढ़ा था कि सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग आती है, क्योंकि वो कोरिलेटिव कंजंक्शंस थे, वहां रूल फॉलो होता है। लेकिन एज वेल एज एक कोरिलेटिव कंजंक्शन नहीं है, ये तो एक कंपाउंड एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो भी वर्ब यहाँ पे लगाएंगे सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ही एज वेल एज आई डैश अ टीचर, यानी वो भी शिक्षक मैं भी शिक्षक। अब यहां पे देखना है मैंने सब्जेक्ट 1 में ही बोला है और एज वेल एज के बाद में आई बोला है। अक्सर जब ये क्वेश्चन कंपटीशन में आता है तो यहां बच्चे गलती करते हैं, आई के साथ में एम लगा देते हैं, जबकि यहां पर आता क्या है सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग इज आ जाएगा। ही एज वेल एज आई इज अ टीचर। आई के साथ में इज काफी ऑकवर्ड सा लग रहा है, लेकिन फिर भी यही सही है, यही आता है। अगर हम आई पहले कर देते तो हो जाएगा आई एज वेल एज ही एम अ टीचर। अब देखिए चूंकि आई जो है सब्जेक्ट 1 है वो उसी के अकॉर्डिंग आएगी, इसलिए एम आ गया। अब ही के साथ में एम आपको देखने में ऑकवर्ड फिर लगेगा एक बार, लेकिन रूल यही है और इसी को फॉलो करना है। बोलर भी ऐसे ही जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ऐसे सेंटेंसेस भी आपने यूज किए हैं जिसमें लेस्ट का यूज होता है। लेस्ट एक वार्निंग को शो करता है, लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है, इसमें ना का अर्थ समाहित रहता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। देखिए वॉक स्लोली धीमे चलिए, ये वार्निंग हो गई। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, फिर पर्सन के लिए कोई भी पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन लगा सकते हैं। यू शुड फॉल डाउन। अब यहाँ पे जो फॉल डाउन आया है वो एक कॉन्सिक्वेंस है, एक परिणाम है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो कि वो सुन ले। स्पीक सॉफ्टली लेस्ट ही शुड लिसन यू। तो ये सेंटेंसेस इस तरीके से बनते हैं, ये भी एक कंजंक्शन है। फिर देखिए वही कोरिलेटिव कंजंक्शंस फिर से लौट आए, आइदर और नाइदर नॉर। ये दो सेंटेंसेस और देख लेते हैं। इसमें भी वही है कि आइदर और नाइदर नॉर के साथ में जब एक पर्सन होता है, सिंगल पर्सन होता है और हमें उसकी दो क्वालिटीज या दो एक्शंस का जिक्र करना होता है तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, आइदर होता है, फिर क्वालिटी या एक्शन उसकी एक्सप्रेस करी जाती है, फिर और लगा के दूसरी क्वालिटी और एक्शन लगाया जाता है। ही इज आइदर अ फूल और अ मैड। वो या तो बेवकूफ है या फिर पागल है। ही इज आइदर अ फूल और अ मैड। अब यहां पे मैंने क्वालिटी में नाउन वर्ड को लिया है। फूल जो है वो एक नाउन है, बेवकूफ या तो वो बेवकूफ है या फिर पागल है। यहां पे उसकी क्वालिटी के स्थान पे आप किसी एडजेक्टिव को भी रख सकते थे। ऐसे कर सकते हैं कि शी इज आइदर इनोसेंट और वेरी क्लेवर। या तो वो नादान है या फिर वो बहुत चालाक है। इस तरीके से यूज भी आप इसका कर सकते हैं। अगला देखिए, सेम कोरिलेटिव कंजंक्शंस को जब हम ऐसे यूज करेंगे कि जिसमें दो व्यक्तियों के एक गुण की चर्चा करनी हो, पर्सन 2 है लेकिन क्वालिटी उनमें कॉमन है, तो देखिए ऐसे बनेगा आइदर ही और हिज ब्रदर इज माय फ्रेंड। या तो वो या उसका भाई मेरा दोस्त है। आइदर आई और माय ब्रदर इज अ टीचर। या तो मैं या मेरा भाई एक शिक्षक है। तो इस तरीके से आपने देखा मैं अलग अलग दो सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, और दोनों के साथ में मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी एक क्वालिटी या किसी भी एक एक्शन की बात भी कर रहा हूं। और इसमें फिर याद रखिएगा कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस की वजह से जो वर्ब आएगी या हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा इस सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पे सब्जेक्ट अगर सिमिलर होगा तो वर्ब भी सिमिलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हमारी वर्ब भी प्लूरल ही होगी। लास्ट देखिएगा जिसमें हमने फिर एक पर्सन और दो क्वालिटीज उसकी उठाई हैं, जिसमें नाइदर नॉर आ गया, ना तो ये ना तो वो, ये सेंस होता है इसका। तो देखिए सब्जेक्ट ठीक उसी तरीके से है, बस खाली वर्ड बदल गए। आपकी निगेशन के वर्ड आ गए जिसमें नाइदर नॉर लगा है, सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब है, फिर नाइदर है, फिर उसका फर्स्ट एक्शन या फर्स्ट क्वालिटी नॉर, सेकेंड एक्शन सेकेंड क्वालिटी। तो ये इस तरीके से जाएगा, ही इज नाइदर इनोसेंट नॉर ऑनेस्ट। वो ना तो ईमानदार है और ना ही भोला भाला है। एक और देख लीजिए इसी का, शी इज नाइदर बोल्ड नॉर ब्यूटीफुल। ना तो वो बहादुर है और ना ही वो सुंदर है। ही इज नाइदर टॉल नॉर हैंडसम। वो ना तो लंबा है और ना ही खूबसूरत है।
इस तरीके से आपने एक ही व्यक्ति के दो गुणों की या दो एक्शंस की बात करी। अगला देखिएगा, इसी क्रम में दो व्यक्ति हो जाएंगे, टू पर्सन्स हो जाएंगे और उसकी किसी एक कॉमन क्वालिटी की बात करेंगे जो दोनों व्यक्तियों के बीच में है। जैसे हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि नाइदर सुरेश नॉर रमेश इज अ बिजनेसमैन। ना तो सुरेश ना ही रमेश एक व्यापारी हैं। नाइदर अनन्या नॉर आलिया इज माई फेवरेट स्टार। ना तो अनन्या ना ही आलिया मेरी फेवरेट स्टार हैं। तो इस तरीके से आपने आज 10 स्ट्रक्चर्स पढ़े कंजंक्शंस के, और इन कंजंक्शंस को आपको देखकर ये समझ में आ गया होगा कि इन स्ट्रक्चर्स की अगर स्टडी कर ली जाए, इसकी प्रैक्टिस कर ली जाए, तो ये सेंटेंसेस आपको बहुत बनाने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ में मुलाकात होगी, एक नए वीडियो लेक्चर। अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे।